अच्छे विचार कहीं से भी आ जाओ, और चोरी चकारी से 150 आदमियों को सस्पेंड करके उसमें 4 आदमियों की सबसे बड़ी साजिश रही इस देश में, जो इस देश के एक तरह से मैं कहता हूं लोगों के मन में है कि वो अपराधी हैं इन कानूनों को पास कराने में। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर, सभापति, आपके उपराष्ट्रपति, और 5वां आदमी को मूर्ख बनाया गया देश की राष्ट्रपति को, कि उनके साइन उन्होंने कर दिए चुपचाप। वही लेडी जो सुप्रीम कोर्ट में आके, जिस फंक्शन में मैं भी बैठा था, भावुक हो गई थी, कई जजों की आंखों में भी पानी आए थे कि भाई कैसे गरीब आदमी बिना मतलब के जेलों में पड़े हुए, इसका कुछ करिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया था कि भाई कुछ लोगों को जिनके पास जमानत का जुगाड़ भी नहीं, उनको छोड़िए आप, ये जिनकी सजा पूरी इतनी हो गई है, आधी हो गई है, तिहाई हो गई है, और अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, छोड़िए उनको जमानत पे। तो काफी लोग छूटे हैं उस बात से। ऐसी उपराष्ट्रपति, ऐसे परिवेश से आई हुई उपराष्ट्रपति चुपचाप साइन कर देती है, तो इससे देश के राष्ट्रपति के पद की अहमियत भी खत्म होती है। और ये उसी तरह होता है जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति के पद को भी किसी ने अपने रबड़ स्टैंप बना लिया हो। दैट इज द मैसेज गोइंग डाउन इन द कंट्री। मिश्रा जी ने हैंड रेज किया। डॉक्टर वीरेंद्र पीपी मिश्रा सर, यस, वेलकम। सभी को नमस्कार। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम लोग बहुत जनरलाइज डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरफ से झाड़ू लगा रहे हैं सब चीजों पर। एक तरफ तो बात ये है, मलिक साहब ये कह रहे थे कि कुछ नहीं किया है इन्होंने, जो पुराना कानून है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, वैसे का वैसे है। दूसरे तरफ अभी ऐसा भी बता रहे हैं मलिक साहब कि शायद इसमें बड़ी विपत्ति आ गई है और ये जनरल पब्लिक के बहुत खिलाफ हो गया है और पुलिस के बहुत खिलाफ हो गया है, पुलिस को वीक कर दिया, जुडिशियरी को वीक कर दिया। हम लोग, ऐसा होता ना, अच्छी बात होती कि अगर हम लोग कोई सेक्शन बाय सेक्शन बात करते कि पहले प्रोविजन ए था, अभी प्रोविजन ए हुआ है, ये चीज ठीक नहीं है, तो हम लोग जितने कम से कम लोग बैठे हैं उनको कुछ चीज समझ में आती। और देखो क्या है कि चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वकील हो, चाहे पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सब इसी समाज से आए हुए हैं, चाहे बिजनेसमैन है, हर कोई इस समाज से आया हुआ है। और खामी हमारे समाज में है। हम अपने बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कमाई करे, तो सारा फोकस अपब्रिंगिंग में भी इसी का है। अभी क्या है कि जो जुडिशियरी की बात अगर करें तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जजेज हैं वो कंपैरेटिवली ईमानदार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के वकील हैं वो कंपैरेटिवली ईमानदार हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं चाहे जज हैं, एक नंबर के करप्ट हैं। और जो कॉलेजियम सिस्टम अपना है, इस कॉलेजियम सिस्टम में मैं एक देख रहा था, स्टडी को देख रहा था 6 साल 7 साल पहले, तो जो 90% जजेस थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, 200 परिवारों से थे। अभी वो बढ़ के 500 परिवार हो गया होगा, इससे बियॉन्ड नहीं गया। जो आज डिफेंस सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उसमें हर घर से बच्चा आता है, कहीं से भी आ सकता है, किसी गांव से आ सकता है, पिंड से आ सकता है, छोटे कस्बे से आ सकता है। आज जो हमारा कॉलेजियम का सिस्टम है ये इतना गंदा है कि अगर आप वेल कनेक्टेड नहीं, आज के दिन भी 80% जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, अभी 20% ही पहुंचा है, नीचे के जज प्रमोट होकर के नहीं आ पाते। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम सब जगह है। और अगर हम न्याय संहिता की बात करते हैं, हम कहीं पर एक जगह डिस्कशन करें और न्याय संहिता के ऊपर बात करते हैं, जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट मलिक साहब हैं, एनलाइटन कर सकते हैं हम लोगों को कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। बस इतना ही कहना था। ठीक है, चाहूंगा कि जैसे नाम बदल के किया भारतीय न्याय संहिता, इसका ऑब्जेक्ट रखा है कि लोगों को सजा देने का हमारा मन नहीं है, हम उनको न्याय देना चाहते हैं। लोगों को न्याय होना चाहिए, सजा पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, मोटा मोटी इसका मतलब ये है। और जबकि अभी तक भी इस देश के अंदर एक डेफिनेशन नहीं डाल पाए हम अपने कानून में, जिसका नाम हमने रखा न्याय संहिता, उसमें हम ये नहीं रख पाए कि न्याय का मतलब क्या है। आज के दिन इंडिया गवर्नमेंट या इंडिया की पार्लियामेंट कौन सा न्याय चाहती है देश के लोगों के लिए? न्याय कहते किसको है? कौन सा न्याय हमें
टारगेट करना है इस कानून के तहत, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी और अधूरापन है। जबकि पूरी पार्लियामेंट में डिस्कस होके न्यायिक को डिफाइन किया जा सकता था। जहां तक भी समझ आज के दिन इस देश की पार्लियामेंट की है और जहां तक भी जुडिशरी की है या एडवोकेट्स की है, सब स्टेक होल्डर उस न्याय की डेफिनेशन को, फिर क्या होता, न्याय की डेफिनेशन आने से बहुत सारा कचरा जजेस के दिमाग से भी, वकीलों के दिमाग से भी, और कानून को इंटरप्रिटेशन करने में भी मदद मिलती कि हमें ऑब्जेक्ट क्या अचीव करना है। इससे लोगों को अचीव करना ये नहीं है। इस देश में आज तक कितने फैसले हैं और करोड़ों फैसले पेंडिंग हैं। अब कोर्टों को समझ में आ गया कि इस देश में फैसलों से बात बनने वाली नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी मीडिएशन सेंटर है। बहुत सारे घर से रिलेटेड मुकदमे, तो क्रिमिनल मुकदमे भी अब एक तरह से मीडिएशन के जरिए सोचते हैं हल हो जाएं बैठ के। उस टेबल पे वकील बैठते हैं, दोनों पार्टियां बैठती हैं और एक माहौल होता है घर की तरह से, डिस्कस कर सकते हैं, पूरी बात सुन सकते हैं। नहीं तो कोर्ट में तो क्या होता, बहुत बार वकीलों को शिकायत रहती जज ने पूरी बात नहीं सुनी, या किसी ने बात सुन के जजमेंट में लिखी नहीं, या उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो फैसले होते हैं, नौकरियां चल रही हैं, जज लग रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, फीस भी आ रही है, और बताने को कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में है। बड़ी बात यह है कि न्याय, दो भाई के बीच में झगड़ा है, मारपीट हो गई, सिर फोड़ा फोड़ी हो गई, तो टारगेट क्या है कि जिसने सिर फोड़ा उसको सजा दे दो। अभी तक तो यही से आगे बढ़ नहीं पाया। आम जनता क्या चाहती है? आम हमारे पंचायत में, घर में, परिवार में दो समाज के बीच में टकराव है, दो लोगों के, दो संप्रदाय के बीच में टकराव है। असली मायने क्या है कि हम उनको रिहैबिलिटेट कर पाए, कि जितने रिलेशन के साथ वो पहले रहते थे उससे बढ़ा ना पाए तो कम से कम वहां लाके तो छोड़ें न्याय के जरिए, कोर्ट के जरिए। कोर्ट कुछ नहीं है। घर में झगड़ा जब नहीं निपटता, समाज में झगड़ा नहीं निपटता, उसी झगड़े को बड़े प्लेटफार्म पे अथॉरिटी के साथ निपटाने का एक साधन है, और वहां अथॉरिटी ये हो जाती है, वहां तो कम से कम ये है कि आपको ऐसे रहना है, नहीं तो आपकी सजा और जरूर करेंगे। न्याय का मेन काम अगर देखा जाए तो सोसाइटी में दोबारा से भाईचारा, बिगड़ा हुआ भाईचारा, बिगड़ी हुई बंधुता, बिगड़ी हुई समानता, उसको कम करने के लिए ही है क्रिमिनल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, न कि सजा और फांसी पे टांगने के लिए। जब कोई गरीब के बच्चे अपराध करते हैं तो बहुत बार देश में आवाज उठती है, फांसी तोड़ो, फांसी तोड़ो, फांसी तोड़ो। और जब कोई अपने आप को ज्यादा समझता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या देश का पॉलिटिशियन हो, कोई नेता का है या बड़े सेठ का बच्चा हो, जब वो अपराध करता है तो हर जगह से न्याय खरीदने की बात होती है, बहुत हद तक खरीदा जाता है। फिर मेरा बच्चे का, पहली बात तो पता ना चले, किसी को पता भी चल जाए तो मुकदमा ना बने, मुकदमा बन जाए तो वो छूट जाए, चाहे जुडिशरी में भी करप्शन हमें करना पड़े, पर गरीब का बच्चे से गलती हुई है तो फांसी जरूर चढ़े। तो जितना भी क्राइम है समाज में, अभी तक इस देश की पार्लियामेंट भी ये नहीं समझी कि ये क्राइम, कोई बच्चा कोई क्रिमिनल है ही नहीं, कोई आतंकवादी है ही नहीं, कोई नक्सलवादी है ही नहीं। जो भी कुछ है इसी समाज की देन है, इसी परिवार की देन है। यहाँ की शिक्षा में कोई गड़बड़ है या कोई अन्याय है तो उन बातों पे नहीं गया ये कानून जहां तक जाना चाहिए था, जो मौका था। अगर कानून को हमें इतने लेवल पे बदलना था, इसको इंडियनाइज करना था इस कानून का, तो इसका हमें जो इंडियनाइज करने के बजाय इसको हम मॉडर्न तरीके से, टेक्नोलॉजी तो इसमें जोड़ ली। 0 FIR है भाई, मॉडर्न जमाना आ गया, कहीं से भी आप बात कर सकते हो। आपका बच्चा इंग्लैंड में है, कनाडा में, आप रोज व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, आमने सामने चेहरा देख लीजिए, वो सारी चीजें हो गई। वही सिंपल चीजें, काफी चीजें इंप्लीमेंट हो ही रही थी डायरेक्शन से सुप्रीम कोर्ट की, वो चीजें डाल दी, बड़ी अच्छी बात है, वो डालनी भी जरूरी थी। मूलभूत जो मौका था देश में इसको लागू करने का, न्याय को डिफाइन करने का और कोर्टों के ऊपर ये ओनस डालने का कि कुल मिला के इस देश को जोड़ के रखना है, भाईचारा कायम रखना है। जो भाईचारे में कमी आती है झगड़े और अपराध से, वो अपराध भी कम हो, और इसीलिए तो जेलों का नाम सुधार कर हैं। कितने सुधार हो रहे हैं, तो इनके पास कोई सिलेबस नहीं है। जेलों के अंदर नशे पहुंच रहे हैं, जेलों के अंदर क्या क्या गड़बड़ी और गैंगवार चल रहे हैं, तो सुधार गृह का कौन ठेका लिए बैठा है? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ना तो उस बात का पता, जब तक मंजिल का नहीं पता है, रास्ते का नहीं पता है, आप इधर उधर ही डोलते रहते हैं, मंजिल पे पहुंच नहीं पाते।
इसलिए जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, विचार है और उसके बारे में समझते हैं, उन लोगों को शामिल नहीं किया गया और जस्ट इसको पॉलिटिकली या जस्ट जो हिडन एजेंडा है उसको लागू करने के लिए फटाफट कर दिया। कुछ ब्यूरोक्रेसी के सारे, कुछ वो चंद लोग जो इस पे काम करते हैं, उनके चाहे वो संघ के लोग हों चाहे बीजेपी के हों, थोड़े बहुत लोग हैं, उन लोगों ने किया। इसलिए मैं इस कानून को देश का कानून ही नहीं कहता। बेसिक देश की पार्लियामेंट ने पास किया है, संविधान कभी नहीं कहता। संविधान ये जरूर कहता है कुछ कानून सिंपल मेजोरिटी से होंगे, कुछ 2/3 मेजोरिटी से होंगे, कुछ कानून इवन स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से होंगे, इस तरह बदलाव होगा, मगर संविधान ये इजाजत नहीं देता। यू हैव टू डिस्कस एंड डिबेट एंड इंक्लूड पीपल ऑफ दिस कंट्री, उनके भी सजेशन आप लेने होंगे, तब जाके लास्ट हथियार है वोटिंग कराना किसी कानून पे। इन्होंने उस लास्ट हथियार को सबसे पहले यूज कर लिया। दे हैव, मैं ऐसे सब लोगों को, चाहे कोई हो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और पॉलिटिकल पार्टी, बट दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द पार्लियामेंट। मलिक साहब 2-4 सवाल और रह गए तो वो ले लेते हैं, फिर एक साथ ही दे देंगे। मैं सबसे पहले योगेश जी खन्ना साहब है हमारे पंजाब से, वकील साहब है, उनके सवाल लूंगा, फिर भागचंद जी का और फिर रामेश्वर जी, तीनों के, और हमारे पास 10-1 मिनट का टाइम है। तो योगेश जी आप आइएगा। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर मैं डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जो डाउनलाइट जुडिशरी है सर, वो तो हर लोग कंपटीशन का पेपर दे के आते हैं, पढ़ के आते हैं, राइट सर। वेयर एज जो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर जो है, वो 10 साल की जो प्रैक्टिस जो जिसने कर दी, तो वो उसको वहां पे उन्होंने जज बना दिया सर। क्योंकि क्या होता है सर, जो आदमी पढ़ के आएगा, कंपटीशन एग्जाम दे के आएगा, वो पूरी तरह से प्रिपेयर होगा, उसने पूरा का पूरा थॉरली उसको दिमाग सेटअप होगा कि मैंने यार लॉ में जाना, जुडिशरी में जाना, और आई हैव टू बी लिबरल टू ऑल। वेयर एज जहाँ पे ये, क्योंकि ये जो क्लोजियम सिस्टम चल रहा है सर, अगर मेरी सिफारिश है, मेरे पास एक अच्छा रिसोर्स है, तो मैं जज जाऊंगा, तो मेरी नेचुरली मेरी कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन रहेगी, जो मेरे लोग वेल विशर्स हैं सर। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस बात पे अगर हम कोई भी ऐसे, देखो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है सू मोटो लेने का, क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस पे चर्चा करता सर? क्योंकि देखो मेरी पर्सनल व्यू है, कोई भी जो बिल्डिंग होती है जितनी ऊंची होगी, जिसकी उतनी नींव जो होगी मजबूत होगी, उसको हम उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये हमारी जुडिशरी में क्या है सर, जो JMIC है या जो सेशन जज तक पहुंचते हैं या जो एडिशनल है, वो तो कंपटीशन के थ्रू आते हैं। वेयर एज जो अथॉरिटीज है, जो इनको डिक्टेट करती हैं, जो डायरेक्ट करती हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो डायरेक्टली प्रैक्टिस में आ जाते हैं सर। सबसे जरूरी है कि कोई भी कानून को तभी, मेरी पर्सनल व्यू दुरुस्त तभी हो सकता है अगर हम इस चीज में गौर करें। क्योंकि क्या होता है सर, अगर सुप्रीम कोर्ट में जज स्ट्रांग है, तो दे हैव पावर टू compliance the everything, whether they are favor of the general masses or the आम जनसाधारण के लिए या किसी के लिए भी हो सकता है सर। क्योंकि खन्ना साहब आपकी बात आई है, मैं बिल्कुल सवाल और ले लेते हैं, आप कंक्लूड भी कर लेंगे बाद में। भागचंद जी आप। जी नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो बीमारी हमारे को फेस करनी पड़ी राइट नाउ, उस बीमारी का सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड आउट करें उसकी, तो उसके लिए मैं डायग्नोसिस जब करके देखा, जब आपने अपनी तरफ से समाधान बताया कि सर अपन जिस तरह से जो अंधविश्वास को, इस कानूनों ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है, हिंदू मुसलमानों के बीच में फ्रैक्शन करने की कोशिश की है, और पूंजीवाद का ये 2 बड़े मूल कारण इस में आए हैं, और ये ही मूल कारण है जो हमारी संस्कृति को, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए बहुत सक्षम हो रहे हैं, राइट है ना सर। तो अब इन चीजों को हम कैसे, डायग्नोसिस तो हो गया हमारा, अब क्या इसका कैसे हम इसको वापस इस बीमारी को बिठा सकते हैं, क्या इसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जिससे हमारी ये बीमारी मिट जाए। ये मेरी थोड़ी सी निवेदन आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एज ए मैन व्हाट आई कैन डू फॉर माई सेशन, मैं नेशनल की मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकूं। तो एक थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा देता हूं सर कि एज ए मैन मैं अगर ईमानदारी के साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम करने लग जाऊं, मेरे समाज के प्रति प्रेम करने लग जाऊं, तो एक मेरे अंदर एक स्वच्छ साफ एक नेचर क्रिएट होगी सर कि मैं कुछ करने के लिए लायक बनूं। अब जो कि जिंदगी मैंने निकाल दी सर, और मेरे को करना है समाज के लिए कुछ,
तो मैं अपनी स्ट्रॉन्ग विलनेस को इतना क्रिएट करूंगा कि मेरी हाइपोथेसिस, मेरे जो विचारधारा इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब मेन चीज सर अपन अंधविश्वास की बात करते हैं, तो मेरे समाज में बहुत सारे आसपास के लोग टोटली अंधविश्वास के आगे बात आ गई, रिपीट हो रही है ना सर। हाँ, तो वो मैं सर क्या है कि सबको नमस्कार जी नमस्कार। मेरा कहना है कि उद्योगपति किसी भी पार्टी नेताओं को जो चंदा देता है, जिससे ज्यादा भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ती है, ये मेरा सवाल है। मैं बीच में ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं कि ये हमारी वेबिनार एक और तो अगली बार भी कानूनों पर भी होगी। मैं भी अपना सवाल को साथ में जोड़ना चाहूंगा। देखो, धारा 144 में मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं हुआ, 107 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, 151 में कोई नहीं हुआ। एस्मा रेशमा ये जितने भी कानून है उन पे किसी प्रकार का कोई न्याय की बात नहीं की। कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको हटाने की बात करनी, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। न्याय की बात तो कम से कम ये तो होता कि हमारी प्रणाली के अंदर हम कम से कम फांसी तो नहीं देते, तो वो भी नहीं हुआ। तो कहाँ भारतीयकरण हुआ, कहाँ भारतीय का हुआ। और अभी बात भी आई थी कि 1973 में एक कानून तो 1973 के बाद आया, फिर वो औपनिवेशिक कानूनों की कैसे बात आ गई। तो मलिक साहब से मैं कहूँगा इन सारी बातों पे कंक्लूड करेंगे। रूपचंद जी, आरके साहब, रूपचंद जी मखनोत्रा जी ने रूपचंद जी ऐड करा है। रूपचंद जी, रूपचंद जी, हाँ। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही, आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, नहीं वो मैं सज्जन जी का यूज कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि वो स्क्रीन सामने रखो, शक्ल दिखाई देगी। चलो बाद में कहते हैं। जैसे रोजा विल्सन के लैपटॉप जो पुलिस कस्टडी में था, उसमें एक मालवेयर प्लांट करवाया गया बाहर से, और वो जाके डिटेक्ट हुआ है, जाके यूएस की लैब ने किया हुआ है। अब इस किस्म के केसेस में कल्प्रिट कौन है, करवाने वाला कौन है, और आदमी जो है क्या उसको ना अभी तक बेल मिलेगी ना कुछ, क्योंकि वो तो मोदी का कत्ल के लिए प्लानिंग बना रहा था। इस किस्म की जो फैब्रिकेटेड क्राइम है और विच इज फैब्रिकेटेड बाय द स्टेट, आई थिंक इनके बारे में, इन कानूनों के बारे में कुछ क्लैरिटी, या कोई वे आउट, या कोई रास्ता, या कोई हैंडलिंग का प्रोसेस है? यस ठीक है, मैं क्लैरिफिकेशन दूं। 3-4 क्वेश्चन जो आए हैं सारा क्लियर। हाँ बिल्कुल। और नंबर 1, संविधान में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए प्रोविजन है ऑलरेडी, जिसको लागू करने में इस देश की सरकारों ने कभी काम नहीं किया और जुडिशरी ने भी इसमें एक्टिविज्म नहीं दिखाया। बहुत बार लोग इस बात को आवाज उठाते हैं, कभी भी सुप्रीम कोर्ट सामने नहीं आई और कोलिजियम की पावर को अपने पास रखने तक सीमित रखा। कोलिजियम के खिलाफ कानून बना देश में, उसको डेमोलिश किया गया, डेमोलिश हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया। मगर इस देश के आम आदमी डायरेक्ट एग्जाम के जरिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के जरिए आए और वो आदमी अपनी योग्यता के आधार पे, ईमानदारी के आधार पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही लोग जाएं, ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। विल पावर नहीं है ना सरकार में ना जुडिशरी में। अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं और कुछ लोग अभी भी नए पिटीशन डालने की तैयारी में है। कुछ मुझे मालूम है किसी केस में मेरी भागीदारी भी रहेगी नजदीक फ्यूचर में। इसलिए बिल्कुल सही बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं कुछ लोग डायरेक्ट लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट लगते हैं, हाई कोर्ट में भी प्रोविजन है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस के रूप में हो सकते हैं और हैं भी, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, हाई कोर्ट के वकील भी डिस्कस करते भी हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है और ये हमारा राइट है डिस्कस करने का, इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि बहुत सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में वो है जो इस देश के संविधान की जो स्पिरिट है, जो उसकी मौलिकता है, जो उसकी मोरालिटी है, उस बात को या तो वो समझते नहीं, या उसको लागू करने की हिम्मत नहीं, या उनमें योग्यता नहीं। और हर सरकार इस तरह का इंटरफेयर करते कहीं ना कहीं, इवन कोलिजियम पे भी, कि वो लोग जज बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के हक में खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इससे पता चलता है कि जो कोलिजियम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अभी
पूरा देश इसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है और मानने की कोई मजबूरी भी नहीं है इस देश की, और मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन रेज करने ही चाहिए, गलत अपॉइंटमेंट भी करने चाहिए। बहुत सारी गलत अपॉइंटमेंट हुई भी है। कोलिजियम ने जो कर दिया वो कहीं वो ऐसे नहीं है, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, वो कोई इस देश के लोगों ने मोहर नहीं लगाई उस पर। वो भी कुछ आदमी है, 4-5 आदमी है, कुछ लोग होते हैं उसमें। वहां भी तो मेरी कमर में खाज कर मैं तेरी कमर में खाज करता हूं, ये चलता हुआ दिखाई देता है जब उनके रिलेशन और इस तरह की हम देखते हैं बातें। इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है और इस बात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, थोड़ी थोड़ी बातें वेबसाइट पे आना शुरू हो गई है, मगर इस देश के हर वकील के ये अधिकार है कि वो जज बनने की लाइन में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। ये छांटने छुटाने का चक्कर इस देश में बंद होना चाहिए कि वो छांटेंगे कुछ लोग इस देश के लोगों में से या वकीलों में से। और इस देश में एक और बड़ी गड़बड़ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील बनते हैं वो भी पॉलिटिकली बनते हैं, जबकि उनकी ड्यूटी है संविधान के प्रति, मगर वो सरकार के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे किसी के कोई बाप का नौकर है कोई वकील। इस तरह की एक प्रणाली देश में चल रही है। उसमें से कुछ वकील अपवाद भी है, मगर ज्यादातर उसी बात को कहते हुए नजर आते हैं तोते की तरह, जो उनको नीचे से ब्यूरोक्रेसी सरकार कहलवाना चाहती है कोर्ट में, जबकि वकील की ऐसी ड्यूटी नहीं है। अब अगर उसको पता है इसमें गड़बड़ है, ये बात सही नहीं है, तो वकील आर नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी क्लाइंट और गवर्नमेंट, दे आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू असिस्ट द कोर्ट। वो कोर्ट की मदद करने वाले कंडक्टर हैं ताकि ड्राइवर गलत दिशा में बस को खाई में गड्ढे में ना गिर दे। इसलिए दैट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स। नंबर 2, इसके बारे में काफी मसला चल रहा है और बातें भी चल रही हैं। मैं भागचंद जी का एक बार थोड़ा सा आइडिया देना, क्या क्वेश्चन था, ध्यान था बातों में, मैं भूल गया, मैंने नोट तो कर नहीं पाया पेन से। भागचंद जी आपकी क्या बात थी, थोड़ा सा आइडिया दो मुझे। संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ड्यूटी है स्टेट की कि शिक्षा के जरिए सबको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, सबको प्रश्न उठाने का क्यों और कैसे का रेज करने के काबिल बनाना है शिक्षा के जरिए। और आज भी अगर शिक्षा के जरिए ऐसी चीजें, बल्कि यूनिवर्सिटीज में लोगों को प्रोफेसर वीसी बनाया जा रहा है या उस तरह की किताबें लागू करने के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अभी भी ताजा हुआ है, मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते थे, वहां के एकेडमिक काउंसिल ने अभी उसका विरोध किया है, वो अभी टल गया मामला। क्यों? जो उसका संविधान का मतलब यह है कि वास्तविकता पे आधारित, रियलिटी पे आधारित और जो रीजनिंग और लॉजिक पे खरी उतरे, उन्हीं चीजों को शिक्षा के जरिए प्रस्तुत किया जाए, बाकी कोई चीज को प्रस्तुत नहीं किया जाए। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी उसको बढ़ावा नहीं देना चाहता। कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह लिखा हुआ है आपको अपना रिलीजन मानने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप फ्री हैं, मगर उसमें कंडीशन है 3 कि आपके उस बात से एक कंडीशन है 3 कि लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ खराब ना हो किसी की भी देश में आपके उस काम से। और हेल्थ में क्या आता है, कहा कि ये नहीं कि आपको बुखार हो जाए, नो, मेंटल हेल्थ इज बिगर देन द फिजिकल हेल्थ। इसलिए जिस बात के प्रचार से अंधविश्वास फैलता है, वी कैन स्टॉप, हम उन लोगों को रोक सकते हैं। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, वो अपराध है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। इसलिए इस देश में ढोंग और विश्वास फैलाने का एक किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे वो लाल पीले कपड़े वाला कोई बाबा हो, चाहे 2000 10,000 8 लिखवाए बैठा हो या कोई भी एनीबॉडी, नोबॉडी इज परमिटेड टू स्प्रेड द नॉनसेंस इन दिस कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, इसमें क्लियर बातें हैं। इसलिए उस बात पे बोलने का कोई ये कहे, ये बहुत इस देश में डर फैलाया जाता है कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी और लोग मुकदमा दर्ज कर लेते किसी एमएलए एमपी के कहने से, क्योंकि सरकार में जो लोग होते हैं ना मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि एसएचओ को अपनी ट्रांसफर का डर होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की का समय है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे नेता हों, कोई भी किसी भी बात को जो कि अनसाइंटिफिक है, वो कोई ऐसी आस्था का ठेका इस देश के सिटीजन ने नहीं लिया। हम सब उसके खिलाफ बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, अगर हमारे पास लॉजिक है, रियलिटी है, एविडेंस है। अगर वो नहीं है फिर हम नहीं बोल सकते। उन चीजों के प्रचार कोई कर रहा है अपनी आस्था के नाम पे, वो आस्था नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। वो इस देश को अनसाइंटिफिक बनाने का और कदम है, उन सबको रोकना है, कोई भी है, इसमें कोई वो नहीं है। तो हमारे जूते की नोक पे है झूठी आस्था,
तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, इसमें फड़कने की, इस पूरे देश को जागने की जरूरत है। कोई ढोंग, कोई आस्था नहीं है, उसको साबित करना पड़ेगा, ये वास्तविक है, इसका कोई आधार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था और सरकार ने एफिडेविट दिया था, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है किसी रामचंद्र का। समझे आप, ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में है। सरकार ने कहा कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं इस बात का। अच्छा, ये तो आपका आस्था का हो गया। और तीसरा प्रश्न था उनका साथी का, जिसमें रोजा विल्सन था। हाँ, मैं समझ गया, आपके कंप्यूटर में मैलवेयर डलवा दिया था, पुलिस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में। उसमें मालवेयर प्लांट करवाया गया कि मोदी के खिलाफ जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं उसको मारने की, उसके बेस के बारे में किसको कल्प्रेट ठहराया जाएगा? क्या कोर्ट तो बेल दे सकता है, नहीं दे सकता, अभी तक तो अंदर ही है। इस किस्म के तरीके से षड्यंत्र से अगर यूज करके बस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हो रही हैं लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने में। इस देश में यूएपीए, पीएमएलए दोनों कानून बड़े स्ट्रिंजेंट कानून है। स्ट्रिंजेंट का मतलब है बहुत खतरनाक है, बहुत एंटी फंडामेंटल राइट्स हैं। और जब भी कोई खतरनाक कानून, सख्त कानून बनाया जाता है तो सख्त कानून को लागू करने के लिए उतनी सावधानियां बरतना भी जरूरी है। वो सावधानियां बरतने के नाम पे वो लोगों के पक्ष में चीजें जानी चाहिए, और इधर सरकारों ने सीएम और डिप्टी सीएम और इस तरह के लोगों को, नेताओं को, और खासतौर पर अपोजिशन के लोगों को जो सालों से जेल में पड़े हैं और उनकी जमानत तक नहीं हो रही, और चीफ जस्टिस बार बार कहते रहे कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जमानत देनी चाहिए, उनके कहने पे किसी ने जमानत भी दे दी दिल्ली में, तो एकदम हाई कोर्ट ने बिना उसके ऑर्डर को देखे, जब तक ऑर्डर भी अपलोड नहीं किया था, उसको स्टे कर दिया और उसकी बड़ी भद पीटी उस बात की। और हमने भी 150-60 वकीलों ने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसकी चर्चा हुई देश के अंदर कि भाई दिस इज रॉन्ग और ये देश सहन नहीं करेगा इन बातों को। इसलिए ये जो सारे स्ट्रिंजेंट कानून है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल होती है तभी तानाशाही देश में बढ़ती है, तभी करप्शन बढ़ता है, तभी किसी के कंप्यूटर में मालवेयर डालने की हिम्मत होती है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की न केवल पुलिस को, सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने की जरूरत है। Accused by the government, by the high offices of this country, लोग बुरे नहीं है, पुलिस भी बुरी नहीं है और इंटेलिजेंस एजेंसी भी पूरी नहीं है, मगर जब लोगों को इतना हाईजैक कर लो, इतना डरा दो कि वो आपके पपेट यानी ऐसे नौकर हो जाएं। मैं इस देश के लोगों को भी कह रहा हूं, सरकारी कर्मचारियों को, कि कोई नौकर नहीं है, सर्वेंट शब्द ही गलत है। अस्तित्व में, नेचर में कोई सर्वेंट और मालिक का रोल नहीं है। ये सारे भागीदार हैं, व्यवस्था में भागीदारी है सबकी। कोई भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, सीएम से कम ना समझे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ समर्पित होके काम करे और अपनी अपनी ड्यूटी करे। ना चपड़ासी छोटा है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, ना चीफ जस्टिस बड़ा है, ना कोई छोटा जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का छोटा है। सब अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं और सबकी ड्यूटी है, ये भागीदारी है, कोई किसी का नौकर नहीं है। इसलिए इस मोड से देश को निकालना होगा हमारे।